अभी हम रिवीजन करेंगे इंड एस 41 एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर देखते हैं, ये थोड़ा-सा सेंसिटिव टॉपिक है इसलिए क्योंकि जो है इसमें जो है वो मतलब एनिमल्स की बायोलॉजिकल असेट्स की बात होती है और कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो मतलब सेंसिटिव इसीलिए है क्योंकि मतलब यहाँ पे कुछ-कुछ वर्ड्स है और जो एक्चुअल में होते हैं जैसे स्लॉटर मतलब कत्लेआम करना इस टाइप के, जो वेज और नॉन-वेज वाले होते हैं। तो देखते हैं पहले ऑब्जेक्टिव देखते हैं इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव्स ये है कि जो बायोलॉजिकल एसेट होते हैं, बायोलॉजिकल एसेट कौन-कौन से मतलब आगे देख लेंगे बायोलॉजिकल एसेट कौन-कौन से जैसे गाय, बकरी वगैरह जो है वो बायोलॉजिकल एसेट उसको माना जाता है। तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, ये चीज़ ध्यान रखना कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, ठीक है? उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी डिस्क्लोजर वगैरह होंगे। तो ये कहाँ-कहाँ अप्लाई होता है? तो बायोलॉजिकल एसेट, अब बायोलॉजिकल एसेट होते क्या हैं? जैसे लिविंग प्लांट्स और एनिमल हो गए, ठीक है? उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, ये चीज़ ध्यान रखना। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट्स की भी बात करते हैं जो रिलेटेड हो बायोलॉजिकल एसेट्स का, ठीक है? बाकी गवर्नमेंट्स ग्रांट्स अगर जो मतलब इससे रिलेटेड नहीं होगा वो तो कवर होगा जो उसके लिए सेपरेट मतलब है, जो मतलब गवर्नमेंट ग्रांट्स के लिए सेपरेट इंडेक्स है, वहाँ पे कवर होगा। कहाँ-कहाँ अप्लाई नहीं होता है तो वो देखते हैं कि कहाँ-कहाँ अप्लाई नहीं होता है कि लैंड पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि वो वहाँ पीपीई में कवर होता है, इंडेक्स 16 उसके लिए है। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट उसके लिए भी सेपरेट मतलब इंडेक्स है, इंडेक्स 38। उसके बाद अगर आफ्टर हार्वेस्ट अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है तो वो इन्वेंट्री में काउंट होते हैं, तो इंडेक्स 2 के हिसाब से उसका मतलब होगा ट्रीटमेंट। और बियरर प्लांट ये एक्सेप्शन है, तो बियरर प्लांट का जो है वो ट्रीटमेंट होता है इंडेक्स 16 में। अब कुछ डेफिनेशन की बात करें तो बायोलॉजिकल एसेट्स हमने ऑलरेडी देख लिया कि लिविंग प्लांट्स और एनिमल होते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होता है? तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वो होते हैं कि हार्वेस्टेड प्रोडक्ट जो होते हैं, बायोलॉजिकल एसेट के वो होते हैं। और हार्वेस्ट होता क्या है कि जब हम मतलब डिटैच करते हैं प्रोड्यूस को बायोलॉजिकल एसेट से, ठीक है। जैसे गाय बायोलॉजिकल एसेट है, ठीक है? और जब उससे दूध निकाला जाता है तो जो मिल्क है, वो हो गया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर एक्टिविटी बोल रहा है कि क्या-क्या, तो देखो जो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा बायोलॉजिकल एसेट वो तो या तो हो सके सेल के लिए हो, ठीक है, हार्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, हार्वेस्टेड प्रोड्यूस। उसके बाद एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट्स। अगर एग्जांपल की बात करें कि बायोलॉजिकल एसेट्स क्या होते हैं और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द हार्वेस्ट क्या होते हैं, तो बायोलॉजिकल एसेट में बहुत सारे हैं जैसे कैटल हो गए, सीप हो गया, ट्री हो गया, क्रॉप्स, फिश एटसेट्रा, कॉ, ठीक है, ये सब हो गए। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या हो गए तो मिल्क हो गया, ठीक है, वूल हो गया, ठीक है, हार्वेस्टेड क्रॉप्स हो गए, एटसेट्रा ये सब। तो कैसे हम रिकॉग्नाइज़ करेंगे इसको बायोलॉजिकल एसेट या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को कैसे हम बुक्स में रिकॉग्नाइज़ करेंगे? तो इसके लिए 3 कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है? 3 कंडीशन है। 2 कंडीशन तो हमने पीपीई में भी पढ़ा है ऑलरेडी, ठीक है? कौन-कौन से, ये कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्लो टू एंटिटी, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आना चाहिए उसकी, इसकी फेयर वैल्यू या कॉस्ट जो भी है वो मेजर्ड हो रिलायबली हम, ठीक है? उसके बाद बोल रहे यहाँ पे एक चीज़ है कि हमें हमारा कंट्रोल होना चाहिए उस पे। बायोलॉजिकल एसेट पे, ये नहीं कि मतलब ऐसा नहीं कि हमारा कंट्रोल है नहीं तो उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे। तो मेजरमेंट अगर देखें तो देखो यहाँ पे एक ही चीज़ चलता है, यहाँ पे एक ही चीज़ चलता है जो वो चलता है कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ठीक है? इसको तुम ध्यान रखना जब इंडेक्स 41 की बारी आएगी एग्रीकल्चर की, तो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ जो होता है वो होता है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। सिर्फ़ इसी पे मेजरमेंट होता है। हाँ, एक्सेप्शन केस है जहाँ पे मतलब दूसरी चीज़ पे वैल्यूएशन होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में यही यही होगा। मैं तो कहता हूँ कि 99% केस में यही चीज़ होगा। तो बोल रहा है कि बायोलॉजिकल एसेट को कैसे हम मेज़र करेंगे? तो देखो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मेज़र करेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना, एट ईच रिपोर्टिंग डेट, जब जब रिपोर्टिंग डेट होगा तब हम मतलब रीमेज़र करेंगे उसको, ठीक है, बायोलॉजिकल एसेट को। कि क्या कुछ चेंजेज़ वगैरह हुआ है कि नहीं हुआ। अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का बात करें एट द हार्वेस्ट पॉइंट, ठीक है?
तो वो उसको भी हम वहीं पे उसी पे वैल्यू करेंगे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। कुछ नोट है ध्यान रखना कि अगर आफ्टर हार्वेस्ट होगा, मतलब अगर फर्दर प्रोसेसिंग कुछ करा हमने, मान के चलो कि मतलब गाय है, गाय से दूध निकाला, ठीक है? तो गाय तो हो गया बायोलॉजिकल एसेट हो गया, ठीक है? और दूध हो गया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो मतलब ये भी यहाँ पे यहीं कवर होगा, और ये भी यहाँ मतलब इंडस 41 पे ही कवर होगा, दूध भी और गाय भी। बट अगर हमने आफ्टर प्रोसेसिंग, मतलब दूध को भी हमने प्रोसेस करके पनीर बना दिया, चीज़ बना दिया, बहुत सारे चीज़ बनते हैं दूध के, तो वो फिर इन्वेंट्री में कवर होगा इंडेक्स 2 में। तो आफ्टर हार्वेस्ट मतलब अगर फर्दर प्रोसेसिंग हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, तो वो यहाँ पे कवर नहीं होगा, उसके लिए सेपरेट इंडेक्स है, इंडेक्स 2 इन्वेंट्री में कवर होगा। हाँ, अगर फेयर वैल्यू हम निकाल ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, कोई एक्सेप्शनल केस है कि हमें मतलब फेयर वैल्यू निकल के ही नहीं आ रहा है, फिर हम जो है वो मतलब ये मतलब यूज़ करेंगे कि कॉस्ट में से जो भी एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट होगा, उसको माइनस करके उस वैल्यू पे हम रिकॉग्नाइज़ करें। ये बहुत ही एक्सेप्शनल और बहुत ही रेयर केस है, और मान के चलो ये मतलब 1% में भी कवर नहीं होगा, मतलब इतना रेयर केस है ये, ठीक है? तुम्हें मोस्ट ऑफ द केस में यही सिर्फ़ और सिर्फ़ यही काम आएगा, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो उसके बाद हाँ, उसके बाद अगर कुछ चेंजेज़ आ रहे हैं फेयर वैल्यू में, जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है ना, तो उसमें से अगर कुछ चेंजेज़ वगैरह आ रहे हैं जो इस पे हम कवर कर रहे हैं, तो जब या तो गेन होगा या लॉस होगा, ठीक है? या तो वैल्यू गिरेगी उसकी या वैल्यू बढ़ेगी। चाहे वो इनिशियल रिकॉग्निशन पे हो, चाहे वो मतलब रीमेज़रमेंट डेट, रीमेज़रमेंट डेट मतलब ईच रिपोर्टिंग पीरियड, यहाँ पे लिखा है ना, ईच रिपोर्टिंग पीरियड पे हमें मतलब मेज़र करना पड़ता है, तो वहाँ पे भी कुछ चेंजेज़ वगैरह होगा। जो भी चेंजेज़ होगा, वो सारे जाएँगे प्रॉफ़िट एंड लॉस में। चाहे गेन हो, चाहे लॉस हो, जो भी चेंजेज़ होगा वो जाएँगे पीएल में। अब गवर्नमेंट ग्रांट्स की बात करें तो देखो, गवर्नमेंट ग्रांट्स मतलब जो भी रिलेटेड होते हैं बायोलॉजिकल एसेट के, ठीक है? वो सिर्फ़ वही कवर होता है यहाँ पे। तो देखो मतलब अगर हम मतलब 2 चीज़ें होते हैं, ग्रांट्स जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, या तो कंडीशनल हो सकता है या अनकंडीशनल हो सकता है। देखो कंडीशनल है, फिर तो जैसे-जैसे कंडीशन मेट करेंगे वैसे-वैसे हम पीएल में दिखाते जाएँगे, रिकॉग्नाइज़ करते जाएँगे, ठीक है? मतलब एक साथ ही नहीं दिखाएँगे हम मतलब पीएल में। जैसे-जैसे कंडीशन मेट होगा, कंडीशनल है ना, तो जैसे-जैसे कंडीशन मेट होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वैसे-वैसे हम पीएल में मतलब दिखाते जाएँगे इनकम। बट अगर अनकंडीशनल है, कोई कंडीशन नहीं है, ग्रांट्स मिल गया कि चलो भाई बिल्कुल ही अनकंडीशनल है, कोई कंडीशन उससे अटैच नहीं है, तो ठीक है, जितने भी मिले हैं सारे एंटायर जो है वो पीएल में दिखाओ। ये सारे आप दिखा सकते हो इनकम में, ठीक है? और जो भी अदर गवर्नमेंट ग्रांट्स होंगे वो उसके लिए सेपरेट इंडेक्स है, इंडेक्स 20 वहाँ पे कवर होते हैं। अगर बियरर प्लांट की बात करें तो बियरर प्लांट जो है वो इंडेक्स 16 में कवर होता है, इंडेक्स 41 में कवर नहीं होता है। अच्छा, बियर प्लांट होते क्या है? तो बियर प्लांट का ये डेफ़िनेशन है कि जो है वो यूज़्ड हो प्रोडक्शन किस चीज़ के, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, और जो है वो मतलब मोर देन 1 पीरियड के लिए एक्सपेक्ट करे हो कि प्रोड्यूस करे, और बहुत ही अनलाइकली टू बी सोल्ड है, मतलब बहुत ही कम चांस है कि वो बिके। हाँ, मतलब एक एक्सेप्शन है कि देखो अब लाइफ एंड है, मतलब एंड में जो है वो लकड़ी काट के बेचना ही है, तो वो तो चलो मतलब मतलब पौधे की भी मृत्यु होती है ना, पेड़ की भी। तो उसके बाद अगर एंड में कुछ स्क्रैप मिल रहा है तो उसको छोड़ दो, वो एक्सेप्शन है। तो ये बियर प्लांट के कुछ एग्ज़ाम्पल है, जैसे मैंगो ट्रीज़ हो गए, रबर ट्रीज़ हो गए, ये सब। आज कुछ डिस्क्लोज़र दिया है कि ये डिस्क्लोज़र रिक्वायर्ड होगा अंडर इंडेक्स 41। क्या-क्या है कि डिस्क्रिप्शन क्या है बायोलॉजिकल एसेट्स की, डिस्क्रिप्शन मतलब किस टाइप की बायोलॉजिकल एसेट है, गाय है, बकरी है, भैंस है, क्या है, नहीं है। फिर रिकन्सिलिएशन करना पड़ता है कि कैरिंग अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स की, फिर गेन और लॉस आपने जो भी फेयर वैल्यू चेंज वगैरह हुआ है, रीमेजरमेंट पे हुआ है, चाहे इनिशियल रिकॉग्निशन पे हुआ है, तो कितना हुआ है गेन या लॉस, उसको डिस्क्लोज़ करो। कुछ रेस्ट्रिक्शन रहता है अगर है टाइटल पे, बायोलॉजिकल एसेट्स पे, कुछ कोई भी है, तो उसको भी आप डिस्क्लोज़ करो। टाइटल मतलब ओनरशिप। कमिटमेंट है फॉर डेवलपमेंट और एक्विजिशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ये सारे डिस्क्लोजर है कुछ, ठीक है। हाँ, कुछ ट्रिक्स है मतलब इंडेक्स 41 को क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, वो देखना। मतलब कुछ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ये ट्रिक्स जो है वो काम आएँगे तुम्हारे हर क्वेश्चन में सोल्व करने के लिए। क्या पहले तो हमें ज़रूरी है कि कितना मतलब बायोलॉजिकल एसेट है, क्वांटिटी कितना है, कितना नंबर ऑफ मतलब क्वांटिटी है, लाइक कितने मतलब गाय हैं, कितने बकरियाँ हैं, कितने भैंस हैं, क्या है।
तो वो क्वांटिटी मैटर करता है, तो क्वांटिटी मैटर करता है, क्योंकि अगर पर वैल्यू दिया हुआ होगा तो अगर टोटल में निकालना होगा तो हमें क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर टोटल में दिया होगा और क्वांटिटी हमें दिया होगा तो हमें पर मतलब जो है वो निकल जाएगा, पर एसेट कितना है बायोलॉजिकल एसेट, तो क्वांटिटी मैटर करता है। उसके बाद इसमें एज भी मैटर करता है। एज क्यों मैटर करता है? क्योंकि हो सकता है हमने पर जब मतलब बाय करे हो, मतलब गाय बाय करे हो, मतलब मान के चलो वो 4 साल की हो, ठीक है? मतलब और 1 साल के बाद तो मतलब 1 अप्रैल को हमने गाय परचेज़ करा, ठीक है? 4 साल की है वो। तो अगर ईयर एंड में हम अगर मतलब उसको डिस्क्लोज़ करेंगे तो वो 4 साल की थोड़ी रहेगी, अब तो मतलब 4 साल की थी, अब 5 साल की हो जाएगी। तो ऐज मैटर करता है, और 5 साल की होगी तो देखो उसका वैल्यू भी चेंज होगा। या मतलब ऐज के हिसाब से वैल्यू चेंज होती है। या तो देखो, दो चेंज 2 तरह के हो सकते हैं। ये जो चेंज जो है ना, वो 2 तरह के हो सकते हैं। या तो प्राइस चेंज हो सकता है, ठीक है? या फिजिकल चेंज हो सकता है। हट्टा-कट्टा भी तो होंगी गाय, ठीक है? और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल की बात करें तो देखो, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल मतलब फेयर वैल्यू जो दिया हुआ है, फेयर वैल्यू हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, पीछे जो इंडेक्स है 113 में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो वो ज़रूर देख लेना। उसके बाद इस पे जंप करना। तो और इसमें से हमने कितना सेलिंग कॉस्ट आ रहा है, हमें मतलब इसको बेचने के लिए कितना कॉस्ट अकर करना पड़ रहा है, इनकर करना पड़ रहा है, तो उसको माइनस करेंगे तो फिर वेरी लेस कॉस्ट टू सेल आ जाएगा। कॉस्ट टू सेल कौन-कौन से होंगे? या तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा, या ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट होगा, या ब्रोकरेज कोई होगा, या कोई भी एक्सपेंस होगा जो मतलब बियर करना पड़े सेलर को। देखो, वो डिडक्ट हम वही करेंगे फेयर वैल्यू में से जो बॉर्न करा होगा सेलर, ठीक है? जो बियर करना पड़ेगा मतलब सेलर को। मतलब जो भी हम फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकालेंगे ना, तो ये क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि मतलब बेचने में कितना खर्चा आ रहा है और फेयर वैल्यू क्या है, उस हिसाब से हम करते हैं। तो हमको डिडक्ट करना पड़ेगा जो भी कॉस्ट ऑफ सेलिंग होगा उसी को, जो सेलर द्वारा बॉर्न किया जाएगा, सो जो सेलर बियर करेगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि रीमेजर करना पड़ेगा आपको ईच रिपोर्टिंग पीरियड, चाहे इंटरिम में हो चाहे फाइनल हो, ठीक है? आपको रीमेजर करना पड़ेगा। तो ये था कंप्लीट मतलब कॉन्सेप्ट। एक बार समरी टेबल से अगर हम बात करें कि क्या-क्या है, तो अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स हमने देख लिया कि कैसे अकाउंटिंग करेंगे बायोलॉजिकल एसेट्स का। मेजरमेंट हमने देख लिया कि मेजरमेंट कहाँ पे होता है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो भी उसी पे वैल्यू होता है, लेकिन एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। अगर आफ्टर हार्वेस्ट है तो जो है वो इंडेक्स 2 में कवर हो जाता है इन्वेंट्री में, ठीक है? अगर कुछ चेंजेज हुआ है फेयर वैल्यू में तो वो पीएल में आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। ये चीज़ मेजरमेंट, ठीक है? ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ चेंजेज़ होगा तो पीएल में जाएगा, ठीक है? बियरर प्लांट जो है वो इंडेक्स 16 में कवर होता है, पीपीई में, ठीक है? और कुछ डिस्क्लोज़र वाले पॉइंट थे। तो ये कंप्लीट इंडेक्स 41 का है। प्लीज़ ये इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मार्क करोगे कि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, ठीक है? ये अपना है, तो इसको अच्छे से देखना। उसके बाद देखते हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह होगा तो उसको भी मार्क करेंगे कि और डिस्कस करेंगे कि कैसे होता है। तो देखते हैं। तो ये रहा इंडेक्स 41, और देखते हैं कि क्या है इसमें। ये स्टडी मटेरियल है इंस्टीट्यूट का। क्या-क्या स्कोप है ये तो ऑलरेडी हमने देख ही लिया है, क्या स्कोप है, कहाँ नहीं अप्लाई करता है, ठीक है? कहाँ अप्लाई नहीं करता है ये भी हमने देख लिया है। इसके बाद चलो ये देख लेते हैं। बोल रहे हैं कि क्या-क्या बायोलॉजिकल एसेट है और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या है, और अगर अगर प्रोसेसिंग करते हैं आप आफ्टर मतलब हार्वेस्ट, तो ये तो चलो इन्वेंटरी हो गया। ये जैसे ही आपने फर्दर प्रोसेसिंग करा तो यहाँ पे इंड एस 2 अप्लाई हो जाएगा, ठीक है? और ये तो इंड एस मतलब यहाँ पे चलो इंड एस जो है वो 41 अप्लाई होगा, बट यहाँ पे जैसे ही आओगे वहाँ पे इंड एस 2 इन्वेंटरी अप्लाई हो जाएगा। तो दिया है शिप से हम वूल निकालते हैं, उसके बाद कारपेट वगैरह आपने बनाया है तो वो तो इन्वेंटरी में आ जाएगा। जैसे एक ये एग्जांपल देख लो, डेयरी कैटल है, उससे मिल्क निकाला तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गया। अगर उससे चीज़, पनीर कुछ भी बना रहे हो तो ये है। इसका भी एग्जांपल लिया जाता है पिग्स का, ठीक है? तो कार्कास जो है तो मतलब उससे जो निकाला जाता है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही होता है, उससे फिर कुछ बनाया जाता है यार।
उसके बाद ग्रेप्स वाइन की बात करें कि मतलब ग्रेप्स निकाले जाते हैं, फिर फर्दर प्रोसेसिंग करके वाइन बनाया जाता है। शुगर केन का भी एग्जांपल परफेक्ट एग्जांपल है कि शुगर केन होता है, उसके बाद केन हार्वेस्ट करा जाता है, फिर शुगर बनाया जाता है। तो ये कुछ मतलब एग्जांपल हैं बहुत सारे, तो रेफ़र कर लेना। एग्रीकल्चर एक्टिविटी दिया हुआ है, ठीक है। कुछ रेलेवेंट कुछ डेफ़िनेशन दिया है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। बायोलॉजिकल एसेट, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एक बार देख लेते हैं, ये क्या है? बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं? ये कि 4 मतलब है कि ग्रोथ, डीजेनरेशन, प्रोडक्शन और प्रोक्रिएशन, ठीक है। देखो अगर गाय है ना, तो गाय का ग्रोथ कैसे होता है? फिजिकल मतलब हट्टा-कट्टा होगी, ठीक है, उसमें चेंज होगा, ग्रोथ होगा, ठीक है। ये बच्चे पैदा करेंगी, ठीक है। तो जो बच्चे आएँगे वो भी है, मतलब समझ रहे हो? ये सारी चीज़ इसमें कवर होते हैं। मतलब गाय भी उसका मतलब बच्चा जो होता है वो भी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमने देख लिया कि हार्वेस्टेड मतलब जो भी है, और फर्दर प्रोसेसिंग होगा तो वो इंडस्ट्री में जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ कॉस्ट टू सेल हमने देख लिया है। तो और देखते हैं, ये इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन चलो देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन 1 बोल रहा है कि एबीसी लिमिटेड वाइन्स जो है ग्रो करा है और हार्वेस्ट करा है ग्रेप्स। ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। और फिर प्रोड्यूस कर रहा है वाइन, तो ये फर्दर प्रोसेसिंग है, ठीक है, ये फर्दर प्रोसेसिंग है। तो फर्दर प्रोसेसिंग जो है वो इंडेस 2 में आएगा, इंडेस 2 में, इन्वेंटरी में, ठीक है। ये तो इन्वेंटरी हो गया, और हम अभी ग्रो कर रहे हैं वाइन्स को, तो ये तो पीपी आ गया, ठीक है। ये जो है वो बियरर प्लांट है, ये बियरर प्लांट है। बियरर प्लांट जो है वो इंडेस 16 में कवर होता है, इंडेस 16 में कवर होता है, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो इंडेस 41 में कवर होता है। रिकॉग्निशन हमने देख लिया कि कंट्रोल होना चाहिए, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आना चाहिए, और जो है वो कॉस्ट और फेयर वैल्यू जो है वो रिलायबली मेजर होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद और क्या है? इलस्ट्रेशन टू कौन सा है? ठीक है, देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन 2 दिया हुआ है कि डेयरी हर्ड है, उस जो मतलब एक कैटल है, और 1 अप्रैल को मतलब 3 साल की कैटल है, और उसका फेयर वैल्यू दिया है 13,750, और नंबर ऑफ कैटल दिया है 250। अच्छा, 3 साल की है, ठीक है, 3 इयर्स की है, तो ये याद रखना कि 1/4 को ना 3 साल की है। हमें क्या-क्या ज़रूरत होती है? एक तो एज, उसके बाद नंबर्स, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ये फेयर वैल्यू सिर्फ दिया हुआ है, और 350 नंबर दिया है, तो ये टोटल में दिया हुआ है 13,750। तो 13,750 अगर टोटल में दिया हुआ है, तो पर कैटल कितना आ जाएगा? 13,750 डिवाइडेड बाय 250, मतलब 55 पर कैटल आ रहा है। ये फेयर वैल्यू जो आ रहा है पर कैटल, वो 55 करके आ रहा है। और बोल रहा है कि 3 साल की जो कैटल है ना, उसकी मतलब फेयर वैल्यू ₹60 दिया हुआ है। 31 मार्च को, मतलब आफ्टर 1 ईयर, ईयर एंड पे दिया हुआ है। रिपोर्टिंग पीरियड ये है ना, यही है। तो 3 साल की देखो, 3 साल का हमने मतलब जो लिया है ना, मतलब कैटल खरीदा है, वो तो 1/4 को खरीदा है। तो यहाँ पे आके तो 4 इयर्स का हो जाएगा, है ना? यहाँ पे तो 4 इयर्स का आ जाएगा। तो 4 इयर्स का जो फेयर वैल्यू दिया है, वो 75 दिया हुआ है, और कॉस्ट टू सेल दिया नहीं है, ठीक है? तो इसी को हम मान लेंगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो बोल रहे हैं कि प्राइस चेंज की वजह से कितना आ रहा है, और फिजिकल चेंज की वजह से क्या आ रहा है। तो देखो, अगर प्राइस चेंज की बात करें कि प्राइस चेंज से कितना आ रहा है, तो हमें साफ पता चल रहा है कि पहले 55 का हमने खरीदा था, 55 का हमने खरीदा था, ठीक है? और 3 साल का 3 साल की थी, तो मतलब 55 पे मैंने खरीदा था, ठीक है? और वही 3 साल की वैल्यू मतलब वहाँ पे आके, मतलब ईयर एंड पे आके ₹60 का है। तो ये तो मतलब ₹5 का जो है, वो तो प्राइस चेंज की वजह से आ रहा है। ये ₹5 जो है वो प्राइस चेंज की वजह से आ रहा है, और नंबर ऑफ कैटल्स हैं कितने? 250 है। तो प्राइस चेंज की वजह से अगर देखें, तो ₹5 प्राइस चेंज की वजह से आ रहा है। कहाँ से? तो देखो, 55 3 इयर्स वाली की 55 थी, और यहाँ पे 60 है, तो मतलब 250 करके आ रहा है। तो 250 करके आ रहा है, तो कितना आ रहा है? 250 इंटू 5,
1250 जो है वो प्राइस चेंज की वजह से आ रहा है, ठीक है। प्राइस चेंज की वजह से 150, फिजिकल चेंज की वजह से। फिजिकल चेंज मतलब एज, मतलब अब जो है वो ज़्यादा हट्टा कट्टा हो गई है, तो उसकी वजह से कितना आएगा। तो देखो, अगर देखा जाए तो यहाँ तक तो प्राइस चेंज की वजह से आ रहा है, मतलब 60 रुपये से जो अगर 75 रुपया जो हो रहा है, मतलब 60 से अगर 75, मतलब 15 रुपये जो एक्स्ट्रा, मतलब ज़्यादा बढ़ रहा है, वो एज की वजह से 4 ईयर्स की हो गई इसीलिए। तो अगर देखें तो 15 × 250, 15 × 250, मतलब 3750, ये जो है वो फिजिकल चेंज की वजह से आ रहा है, और ये प्राइस चेंज की वजह से आ रहा है। अगर टोटल की बात करें तो टोटल अगर बात करें तो हमने 55 पे लिया था और 75 हो गया, मतलब 20 रुपये का दिख रहा है कि हमें टोटल गेन हो रहा है। तो 20 × 250 करोगे तो टोटल कितना आएगा। 20 × 250 करोगे तो टोटल आएगा 5000, मतलब 5000 का गेन आ रहा है टोटल में, और जिसमें 3750 जो है वो फिजिकल चेंज की वजह से आ रहा है, और 1250 जो है वो मतलब ये प्राइस चेंज की वजह से आ रहा है। तो अगर इसकी तो ये बोल रहा है कि मेजरमेंट करो, उसके बोल रहा है कि प्राइस चेंज और फिजिकल चेंज के सेपरेटली बताओ। तो ये तो चलो ये हो गया, मतलब 5000 हो गए, मतलब ये चेंज की वजह से आ रहा है, ठीक है। फेयर वैल्यू चेंज हुआ है इसीलिए। और हमने लिया कितना पे है, मतलब 250, मतलब 55 पे लिया है और 13750। तो देखोगे तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इतना है, 18750 आएगा। और वैसे भी अगर करोगे तो 75 को आप 250 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18750 ही आएगा। वैसे भी अगर करोगे तो देखो फेयर वैल्यू मतलब ईयर एंड पे कितना है, 75 है, और हमारे पास नंबर ऑफ कैटल्स कितने हैं, 250 है। तो 250 अगर करोगे, अगर और 250 नंबर ऑफ मतलब कैटल्स है, और उसका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना है, 75। तो 75 करोगे तो 18750 इतना ही आएगा। ये हमारे हो गए मतलब फेयर वैल्यू। उसके बाद एंट्री बोल नहीं रहा है, लेकिन एंट्री कहीं कहीं बोल देता है, कहीं कहीं क्या मैक्सिमम जगह बोल सकता है। तो एंट्री मैं बता देता हूँ क्या है। देखो मतलब कितने से, मतलब बायोलॉजिकल एसेट मतलब इंक्रीज कितने से हो रहा है। तो 13750, मतलब यहाँ पे जब हमने खरीदा था तो 13750 था। 13750 था, लेकिन अब जो वैल्यू बढ़ के कितना हो गई है, अब वैल्यू बढ़ के हो गई है 18750, ठीक है। 18750 मतलब 5000 जो है वो बढ़ गई है। ये तो चलो पीएल में जाएगा 5000, और बायोलॉजिकल एसेट 5000 से बढ़ रहा है, तो बायोलॉजिकल एसेट जो है वो डेबिट हो रहा है, ठीक है। ये एसेट है इसीलिए, और जो गेन जाएगा वो पीएल में जाएगा 5000, ठीक है। एंट्री होगा। उसके बाद इलस्ट्रेशन 3 देखते हैं। इलस्ट्रेशन 3 जो है वो बोल रहा है कि ये हमने नंबर ऑफ शिप दे दिया कि हमने 100 शिप परचेज करा 5 लाख में, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट 2% लग रहा है मार्केट प्राइस पे। और जो है ये ध्यान देना कि कौन पे कर रहा है, सेलर पे कर रहे हैं, मतलब ये हमारे कॉस्ट ऑफ सेलिंग होगी। 2% जो है ना वो कॉस्ट ऑफ सेलिंग होगी। उसके बाद बोल रहा है कि ये दिसंबर का है, बोल रहा है कि 31 मार्च को ना ये फेयर वैल्यू इंक्रीज होके, मतलब अब जो है वो 5 लाख जो है वो 6 लाख में तब्दील हो गए। ट्रांजैक्शन कॉस्ट अभी भी हमारे लग रहे हैं, ठीक है, इनकर्ड बाय द सेलर 2% लग रहे हैं, कॉस्ट ऑफ सेलिंग हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल की बात करें तो कितना है। देखो 5 लाख, 5 लाख हमारे मतलब ये है, और 2% हमारे कॉस्ट लग रहे हैं, मतलब 5 लाख, 5 लाख में से 2% माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4,90,000। मतलब 4,90,000 जो है वो, मतलब ये बायोलॉजिकल एसेट है ना, शिप जो है वो बायोलॉजिकल एसेट है। तो इतना वैल्यू है, मतलब ये मतलब शिप का जो बायोलॉजिकल एसेट है, इतना वैल्यू है 4,90,000। और हमारे बैंक से कितने गए हैं, हमने तो पेमेंट इतना ही करा होगा, 5 लाख पेमेंट करा होगा, क्योंकि 2% तो हमारे ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी लगे हैं। तो अगर देखें तो अगर इसका बोल रहा है कि फेयर वैल्यू क्या होगा, तो डेट ऑफ परचेज पे और रिपोर्टिंग डेट पे और नेसेसरी एंट्री। तो 4 लाख फेयर वैल्यू तो हमारा 4,90,000 ही आएगा, ये तो 4,90,000 ही आएगा, ठीक है। और बोल रहा है कि नेसेसरी एंट्री कर दो, तो हम एंट्री कैसे करेंगे। देखो बायोलॉजिकल एसेट जो हमें दिख रहे हैं वो तो 4,90,000 के दिख रहे हैं, ठीक है। और हमारे बैंक से कितने गए हैं, बैंक से तो हमारे गए हैं 5 लाख, ठीक है। तो हमारे जो है वो लॉस आ रहा है, लॉस आ रहा है, कितना आ रहा है, 10,000 का लॉस आ रहा है, ठीक है। ये जो हमने एक्सपेंस पे करा है ना 10, मतलब 2%, वही 10,000 का ये पीएल में जाएगा।
और चूँकि हमने परचेज़ करा है तो लिख देना लॉस ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन वगैरह, ठीक है। ये हो गया एंट्री, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि अब जो है वो वैल्यू हो गई 6 लाख, मतलब अब जो है बढ़ के हो गई 6 लाख, मतलब 1 लाख से बढ़ गया वैल्यू, फेयर वैल्यू 1 लाख से बढ़ गया और 2% जो है हमारा कॉस्ट लग रहा है। मतलब अगर देखें तो 1 लाख में से अगर 2% माइनस करो तो 98,000 जो है 98,000 98,000 जो है वो बढ़ रहा है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग डेट की बात करें कि फेयर वैल्यू क्या होगा, तो फेयर वैल्यू ये होगा कि 6 लाख में से अगर मतलब 2% माइनस करोगे तो 588 आएगा, ठीक है। 588 आएगा रिपोर्टिंग डेट पे। देखो 6 लाख तो फेयर वैल्यू हो गया, 2% माइनस करोगे तो यहाँ पे जो है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जो आएगा वो 6 लाख माइनस 2% आएगा, ठीक है, कॉस्ट टू सेल। तो ये आ गया 5,88,000। तो देखो चेंजेज कितना आ रहा है, मतलब कितना इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है 588 में से 490 माइनस करोगे तो 98,000 इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज हम कहाँ दिखाते हैं, बायोलॉजिकल एसेट हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो जो होगा वो, एक सेकेंड, जो होगा उसको तुम यहाँ पे डालोगे, ठीक है, डेबिट करोगे क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। कितना से इंक्रीज हो रहा है, 98,000 से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और चूंकि हम सिर्फ चेंजेस दिखा रहे हैं तो चेंजेस दिखाएंगे। यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, बायोलॉजिकल एसेट इंक्रीज हो रहा है, ओके। और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट नहीं आएगा, मतलब प्रॉफिट आएगा, गेन आएगा, ठीक है। ठीक से लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा गेन आएगा, कितना आएगा, 98,000। यहाँ पे वैसे ही दिख रहा था कि अगर 1 लाख से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, वैसे भी दिख रहा है कि 5 लाख से 6 लाख हो रहा है कि 1 लाख इंक्रीज कर रहा है, लेकिन 2% हमारे कॉस्ट चले जाएंगे तो 98,000 यहाँ पे ऐसे भी दिख रहा है कि हमारा गेन आ रहा है। तो ये एंट्री हो गई, ठीक है। और ये जो है रिपोर्टिंग डेट पे हमने करा है तो ये रीमेजरमेंट गेन है, ठीक है। इसको रीमेजरमेंट गेन भी लिख सकते हो, रीमेजरमेंट, ठीक है। देख लेते हैं, डेट ऑफ परचेज पे दिया है कि 5 लाख बैंक से गया और 4,90,000 का बायोलॉजिकल असेट है, ठीक है, ओके। और रिपोर्टिंग पीरियड पे जो है रीमेजर कराया 98,000 का बायोलॉजिकल असेट। यहाँ पे हमने तो मतलब अच्छे से समझा है, ये तो फिर भी ऐसे करके दे दिया कितना, ठीक है। तो जैसे जैसे होगा वैसे वैसे नोट करते जाना। उसके बाद ये हमने ऑलरेडी देख लिया कि गेन और लॉसेस वगैरह कहाँ जाएंगे। ये भी हमने देख लिया, गवर्नमेंट ग्रांट देख लिया कि कंडीशनल हो, अनकंडीशनल हो, कहाँ कैसे ट्रीटमेंट होगा उसका। उसके बाद ये थ्योरी वाला है। उसके बाद डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर भी हमने देख लिया कि क्या डिस्क्लोजर है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये देखते हैं। इसको इम्पोर्टेंट मार्क करना, ठीक है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल रहा है प्रिपेयर करने के लिए, और बोल रहा है कि लैंड दिया हुआ है, मतलब ठीक है, ज़मीन दिया है। ये तो चलो, ये तो पीपी है, ये तो यहाँ पे कवर नहीं होगा, लेकिन हाँ पीपी है, नॉन करेंट एसेट में आएगा। और उसने बोल रहा है कि डेयरी कॉ, मतलब गाय इसने परचेज करा है, और गाय परचेज करा है, ठीक है, 2 साल का, मतलब एज है उसकी 2 साल की है, और 10 लाख में ख़रीदा है, मतलब 10 लाख में 200 गायें खरीदी है। 10 लाख में 200 गायें खरीदी है, मतलब अगर पर कॉ की बात करें तो ये निकल के आ रहा है 5,000, 5,000 पर गाय निकल रहा है, ठीक है। और इसको ग्रांट मिला है 1 मिलियन, मतलब 1 मिलियन मतलब बराबर 10 लाख रुपये इसको ग्रांट मिला है गवर्नमेंट से, एक गाय के रिस्पेक्टिव में एक्विजिशन का है। और बोल रहा है कि नॉन रिफंडेबल है। अगर नॉन रिफंडेबल है तो इसको तो पूरा डाल दो, पीएल में डाल दो, ये हमारे इनकम हो गए, ठीक है। और कुछ खर्चे आ रहे हैं हमारे, कुछ कॉस्ट आ रहे हैं, क्या कॉस्ट आ रहे देख रहे थे। 6 लाख हमारे मेंटेनेंस कॉस्ट आ रहे हैं कि उसको फूड और प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद 4 लाख ब्रीडिंग फीस आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 1 अक्टूबर को जो है, 1 अक्टूबर को मतलब 100 मतलब काव्स मतलब बछड़े आए हैं, ठीक है। 100 बछड़े बॉर्न हुए थे, ये तो चलो हमारे इनकम हो गए, ठीक है। उसके बाद बोल रहे कि और बाकी कोई भी चेंजेस वगैरह है नहीं, बट हाँ 31 मार्च को जो है वो 300 लीटर अनसोल्ड मिल्क, मतलब ये इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है, तो मिल्क भी हमारे पास आ गया, ओके।
और ये कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है मतलब ठीक है, और बोल रहा है कि एक्सट्रैक्ट बनाओ। एक्सट्रैक्ट किस चीज़ के? बैलेंस शीट के और पीएल के एक्सट्रैक्ट बनाओ। और 31 मार्च 2022 2002 2022 2002 जो भी मानो। तो ठीक है, ये तो जो पीपी में जाएगा, ठीक है, यह बैलेंस शीट में जाएगा। उसके बाद अगर बात करें कि 200 गायें हैं, 200 गायें हैं और उसकी 10 लाख मतलब दिया हुआ है। तो इसमें अगर देखो, अगर जो भी चेंजेज़ वगैरह आएगा वो पीएल में जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास 200 गायें हैं, 200 गायें हैं और उसकी वैल्यू अभी है 5000 है। तो अगर यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, और ये 2 साल का है, तो मतलब यहाँ पे आके वो 3 साल की हो जाएगी, 3 इयर्स की हो जाएगी, ठीक है। 2 अभी तो 2 इयर्स की है, तो 3 इयर्स की हो जाएगी। तो हमें देखना है कि 31 मार्च 2002 को 3 इयर्स वाली की, अच्छा, ये ध्यान रखना कि ये दिया है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दिया हुआ है। मतलब ऑलरेडी हमें जो चाहिए वो निकाल के दे दिया है, हमें कुछ माइनस, कुछ भी एडजस्टमेंट वगैरह कुछ नहीं करना। तो ये जो है 2 साल की है, तो 3 इयर्स, ये रहा 3 इयर्स, 3 इयर्स, ठीक है। और उसकी वैल्यू कितना है? मतलब 5500। मतलब ये जो है ना, ये 200 गायें हैं ना, 200 गायें, ये 2 साल की है ना, इसकी वैल्यू 5, मतलब हमारे 5000 निकला था ना पर, मतलब पर गाय, ये अब बढ़ के 5500 हो गई। तो हमारे मतलब गेन कितने हो रहे हैं, गेन देखना, और गेन जाता है पीएल में जाता है ना, तो गेन हमारा कितना आ रहा है? मतलब हमने अभी 5500 है और हमने 5000 पे लिया था, और हमारे पास 250 गायें हैं। तो देखें तो 5500 माइनस 5000 इंटू 250, मतलब 1,25,000 का तो हमारा इनकम आ रहा है यहाँ से। बट बायोलॉजिकल असेट जो आएगा, जो बैलेंस शीट में आएगा, वो तो इस वैल्यू पे आएगा। तो बैलेंस शीट में जो आएगा वो 5500 इंटू 200, मतलब 11 लाख, ये तो बैलेंस शीट में आएगा। ये हमारा एसेट हो गए, ठीक है, बायोलॉजिकल एसेट हो गए, बायोलॉजिकल एसेट, ये बैलेंस शीट में आएगा। ओके, ठीक है। और ये इन्वेंट्री भी आएगा, बैलेंस शीट में आएगा। और इन्वेंट्री का दिया, मिल्क का तो कुछ दिया होगा, क्या दिया है? 24 रुपया पर लीटर दिया हुआ है। ये देखना, 24 रुपया पर लीटर दिया हुआ मिल्क का, पर लीटर मिल्क का। तो अगर इसकी वैल्यू देखें तो 3000 इंटू 24, मतलब 24 या 72 होते ना, 72,000 हमें दिख रहे हैं कि वैल्यू है इन्वेंट्री का, मिल्क का। तो ये तो चलो, एक तो इनकम भी आ गया हमारे, मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएल में भी आएगा और बैलेंस शीट में भी आएगा, ठीक है, इन्वेंट्री में आएगा, करेंट एसेट में। तो 72,000 का मिल्क आ गया। तो हमने ये कर ली, ये कर ली, उसके बाद ये वाला कर लिया। ग्रांट जो है वो पूरा जाएगा पीएल में जाएगा, ये खर्चे सारे पीएल में जाएंगे, ये भी कर लिया। अब इसका ट्रीटमेंट देखो, ये हमारा इनकम है, ठीक है। और जब मतलब 1 अक्टूबर को पैदा हुई थी, मतलब 100 बछड़े पैदा हुए थे। तो 31 मार्च को जो है, वो 31 मार्च की बात करें तो ये जो है ना, वो मतलब इसकी एज क्या हो जाएगी? तो इसकी एज मतलब 6 मंथ्स की हो जाएगी, ये सारे 6 मंथ्स के हो जाएँगे ना। 1 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हाँ, 6 महीने के हो जाएँगे। तो 6 महीने की जो अगर वैल्यू देखें तो 6 महीने की वैल्यू क्या है? 6 मंथ्स ओल्ड काल्फ, ये 1300 की वैल्यू है, ठीक है? 1300 की वैल्यू है, और बस यही था। और ये भी आएगा, बायोलॉजिकल एसेट में ही आएगा, ठीक है? और इनकम भी आएगा, इनकम में भी आएगा, क्योंकि 100 काल्व्स जो है वो बॉर्न हुए थे। अब देखो यहाँ प्रेज़ेंट कैसे करा। 1 लाख दिया हुआ है चेंजेज़ इन फेयर वैल्यू। 1 लाख हमने कहाँ कहाँ के हैं? 1 लाख हमने निकाला है क्या? कोई बात नहीं। उम, ये वाले हैं, ये न्यू बॉर्न वाले हैं, तो इसको लिख लेना, न्यू बॉर्न वाले हैं। 1 सेकंड, न्यू बॉर्न वाले ये वाले हैं, ठीक है? ये 1300 के हिसाब से न्यू बॉर्न वाले ना, कि 6 महीने के हो गए, तो इसके चेंजेज़ हो गए न्यूली बॉर्न। और हमने परचेज़ करा, उसका 1 लाख आया है। हमने 1,25,000 निकाला है क्या? ये कैसे हो सकता है? 5500 माइनस 5000 इंटू 200। अच्छा, अच्छा, हमने 250 से मल्टीप्लाई कर दिया।
2 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। दो सौ ही है, ठीक है, 200 ही है। तो 1 लाख ये तो हमारे मतलब जो परचेज करा था उसका वैल्यू गेन आ गया। उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट आ गए, तो ये तो चलो इंटायर पीएल में जाएगा। तो 10 लाख के ग्रांट हो गए। उसके बाद जो नया बॉन्ड हुआ था उसकी फेयर वैल्यू में चेंज हुआ था, मतलब उसकी आ गई, वो हमारा इनकम ही है, तो 1,30,000। और ये मिल्क है, आ गया उसका 72,000। तो ये पीएल में जितने में आएंगे ये पीएल वाले हैं। तो ये आ गया। उसके बाद एक्सपेंसेस क्या था, 2 एक्सपेंसेस था, तो नेट इनकम जो है वो इतना आ गया। अब बैलेंस शीट की एक्सट्रैक्ट की बात करें तो एक्सट्रैक्ट में क्या था, एक तो पीपीए में क्या था, एक तो लैंड था जो मतलब 50 लाख का था, 50 लाख का लैंड था पीपी, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजिकल एसेट में 2 था, एक तो गाय थी और एक बछड़े थे। तो गाय की वैल्यू तो 11 लाख था और 1,30,000। 11 लाख कैसे, तो 11 लाख हमने निकाला ना बैलेंस, मतलब यहाँ पे बैलेंस बायोलॉजिकल एसेट बैलेंस शीट में। और यहाँ पे देखें तो अब ये जो है वो 100 का आपसे तो 6 महीने के हो गए। तो 6 महीने की अगर देखें तो 6 महीने वाले जो फेयर वैल्यू है 6 महीने की वो तो 1300 वाले हैं। तो और टोटल है कितना, 100 है। तो बायोलॉजिकल एसेट ये आ गया। कहाँ गया ये, ठीक है। तो ये आ गया। उसके बाद इन्वेंट्री में मिल्क भी तो था 72,000 का, तो ये आ गया करंट एसेट में। तो ये थे कंप्लीट जो है ये क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको प्लीज़ देख के जाना और इसको प्रैक्टिस कर लेना एक बार खुद से। ये अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन है। एक्सट्रैक्ट, उसके बाद ये क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह। चलो इलस्ट्रेशन में इतना था। अब बाकी टीवाईके में क्वेश्चन है, तो टीवाईके वाले भी देख लेते हैं क्या क्या है। तो टीवाईके में था क्या क्या है, दिया है कि हमने एंटिटी ए ने परचेज करा, कैटल परचेज करा, 30 जून को परचेज करा और उसकी वैल्यू परचेज प्राइस है 1 लाख, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो दिया हुआ है वो मतलब वो 1,000 दिया हुआ है। और ये 30 जून को दिया है, ठीक है। और 31 मार्च को दिया है, मतलब फेयर वैल्यू दिया हुआ है 1,10,000 दिया हुआ है। और बोल रहा है कि कंपनी जो है वो इनकर करेगा सिमिलर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मतलब ये वाला 1,000। ये सिमिलर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बॉन्ड करेगा अगर बेचती है तो, ठीक है। और 2% जो है वो अलग से, मतलब इन एडिशन अलग से 2% सेल प्राइस के भी लगेंगे चार्जेज। और वो पे करना पड़ेगा, दोनों को पे करना पड़ेगा, ठीक है। सेलर हो चाहे बायर हो, दोनों को पे करना पड़ेगा। तो बोल रहा है कि अमाउंट निकालो कैटल का जो इनिशियल रिकॉग्निशन हो एंड एट ईयर, मतलब यहाँ पे। और एंट्री पास करने के लिए बोल रहा है, तो ठीक है। एंट्री पास करने के लिए बोल रहे हैं तो ओके। देखो 1,000 तो चलो, 1,000 क्या है, 1,000 जो है हमने परचेज करा 1,000 में। अगर हम इसको बेचने के लिए जाएंगे तो 1,000 का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा। अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल की बात करें, ये यहाँ पे, ठीक है, ये वाली डेट में, तो 1 लाख, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख है। और 1,000 हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाएंगे। और अगर बेचने के लिए जाएंगे तो फीस भी लग जाएगा और ये दोनों को पे करना पड़ेगा, ठीक है। 2% मतलब 1 लाख के 2% मतलब 2,000। तो कितना आ रहा है, 1, 2, 3, मतलब 97,000, 97,000 आ रहे हैं, मतलब बायोलॉजिकल एसेट, मतलब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो बायोलॉजिकल एसेट जो कैटल है उसको हम वैल्यू करेंगे 97,000 पे, 97,000 पे बाय करेंगे, ठीक है, मतलब वैल्यू करेंगे। अच्छा लेकिन हम परचेज करेंगे तो हमारा कॉस्ट लगेगा कितना, ये तो हमें मतलब सेल करेंगे, जो सेल करेंगे उसके बाद खर्चे उसको माइनस करके इतना आ रहा है। लेकिन अगर हम बाय करेंगे तो उस पे भी तो खर्चे आएंगे, तो हमें बैंक से कितना पेमेंट करना पड़ेगा अगर हम बाय करेंगे तो 1 लाख तो हमें ऐसे पे करना पड़ेगा। उसके बाद हम वहाँ से लाएँगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे भी तो देना पड़ेगा। ये कॉस्ट भी तो हमें बियर करना पड़ेगा, वहाँ से लाएँगे तो। उसके बाद बोल रहा है कि बोथ पे करेगा, मतलब बायर सेलर, मतलब 2,000 हमें यहाँ भी लगेगा। मतलब 1,03,000 हमें बैंक से पेमेंट करना पड़ेगा, पता है? 1,03,000 बैंक से पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन जो हम वैल्यू को रिकॉग्नाइज़ करेंगे वो 97,000 ही रिकॉग्नाइज़ करेंगे। तो 1,03,000 में से अगर हम माइनस करेंगे 97, 6,000 का लॉस हमें अभी दिख रहा है। इनिशियल रिकॉग्निशन पे 6,000 का लॉस दिख रहा है। तो इसको हम अगर एंट्री में अगर करेंगे तो कैसे करेंगे? तो देखो बायोलॉजिकल एसेट जो होगा, बायोलॉजिकल एसेट हम कितना फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मेजर करते हैं, तो 97,000 का आ गया,
ठीक है। हमारे बैंक से कितने पैसे जा रहे हैं? बैंक से हमारे जा रहे हैं 1,03,000 जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे लॉस कितना आ रहा है? लॉस ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन, तो लॉस आ रहा है 6,000 का लॉस आ रहा है। तो ये हमारे एंट्री हो गए, ठीक है। ये एंट्री यहाँ वाले हो गए, इनिशियल रिकॉग्निशन वाले एंट्री हो गए। अब बोल रहे हैं ईयर एंड पे कितना होगा? ईयर एंड पे फिर से हमें रीमेजर करना पड़ेगा और ईयर एंड पर दिया हुआ है, ये देखो, ये ईयर एंड अब बढ़ के 1,10,000 हो गया। 1,10,000 हो गया तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगेगा 1,000 और 2% वो मतलब ऑक्शनियर फी भी लगेगा। तो अब अगर हम निकालें तो अब कितना आ रहा है? ये सारे नोट करते जाना, ठीक है। अगर अब हम निकालें तो अब कितना मतलब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आएगा? अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे कितना आएगा? तो 1,10,000 तो है और उसमें से हमें 1,000 लग जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाएगा, उसमें पैसे चलेंगे जाएंगे और 2% हमें और लगेगा, तो 1,00,000 सेल प्राइस पे है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 1,10,000 का 2% करेंगे मतलब 2,200, मतलब कितना आ रहा है? 1,10,000 माइनस 2% माइनस 1,000, मतलब 1,06,800 ये आ रहा है, इतना आ रहा है, ठीक है। 1,06,800 फिर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आ रहा है। और हमने कितना मतलब कितने पे हमने करा था, मतलब रिकॉग्नाइज कितना करा था? पहले 97 था, तो यहाँ से अब बढ़ के हो गया 1,06,800, 97, मतलब अगर देखें तो बायोलॉजिकल एसेट कितने से बढ़ रहा है? बायोलॉजिकल एसेट 9800 से बढ़ रहा है और ये गेन जाएगा कहाँ? गेन हो रहा है ना, गेन कहाँ पे हो रहा है? रीमेजरमेंट पे, तो ये रीमेजरमेंट लिख देना, ये 9800 का गेन आ रहा है, ठीक है। ये था जनरल एंट्री। एक बार देख लेते हैं इसका आंसर कैसे है। इनिशियल रिकॉग्निशन करा है, इनिशियल रिकॉग्निशन 97,000 चाहिए, फिर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आया, ठीक है। 1,03,000 हमारे मतलब बाई करेंगे तब लगेगा, तो लॉस 6,000 का आ रहा है लॉस। उसके बाद रीमेजरमेंट डेट पे फिर वैल्यू 1,06,800 का आ रहा था, हमने भी करा था 1,06,800 का। तो इसने एंट्री कैसे करा? एंट्री कैसे करा था? एंट्री इसने करा है बायोलॉजिकल एसेट लॉस ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन टू बैंक, ठीक है, ऐसे करा है। उसके बाद बायोलॉजिकल एसेट रीमेजरमेंट डेट पे ऐसे करा कि 9800 का बायोलॉजिकल एसेट बढ़ रहा है, ठीक है, ओके। उसके बाद इसको थोड़ा सा, ये अच्छा क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा सा ध्यान भी दोगे। ध्यान पे देने वाली पॉइंट अगर देखें तो 3 पॉइंट है जो ध्यान पे देने वाला है। एक तो जो है वो देखो 2% सेल प्राइस पे लगा है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है कि ये, और तीसरा ये कि यहाँ पे कि दोनों बियर कर रहा है, तो यहाँ पे जो परचेज करेगा तो आउटफ्लो जो है वो ज़्यादा होगा। उसके बाद 2 और 3 और 4, ये तो सिमिलर क्वेश्चन है, तो ये तो चलो ये कर लोगे कि बता रहा हूँ क्या है कि एक सा गोट इसने परचेज करा, मुझे लगता है ये ऑलरेडी कर रखा है। 10 लाख का है, उसके बाद ट्रांजेक्शन कॉस्ट लग रहा है 2%, उसके बाद डिक्रीज हो गया 10 लाख से अब 9 लाख हो गया, तो ये तो ऑलरेडी हमने कर रखा है, ठीक है। और बोल रहा है कि अगर बॉन्ड सेलर बॉन्ड करेगा तो क्या होगा, और दोनों करेगा तो क्या होगा, तो ये तो चलो, जब सिर्फ सेलर बॉन्ड करेगा तो सेलर के हिसाब से सोचना, अगर दोनों बॉन्ड करेगा तो जो परचेज करेगा तो उसमें भी हमारे आउटफ्लो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद चलो ये देखते हैं TY के 2, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क करना, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये भी इम्पोर्टेंट है। बोल रहे कि डेली बेसिस पे मतलब फार्मिंग कर रहा है एंटिटी, ठीक है, और मिल्क जो है वो कोल्ड स्टोरेज में रख रहा है, ठीक है, वीकली बेसिस, और उसके पास 500 गायें हैं, ठीक है, एक चार को। हमें जैसे जैसे नंबर मिलते जाएंगे ना, कितना है बायोलॉजिकल एसेट, कितना क्या है, नंबर हमें दिखेगा, एज दिखेगा, वैसे वैसे हम करते जाएंगे। 3 years old, हमें वो जो 4-5 पॉइंट था ना, एक्चुअल में देखे तो 3 पॉइंट ही है, नंबर्स देखो, एज देखो, और फिर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल देखो, बस इतना ही। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर जो है वो
कौ जो है मतलब गाय जो है बीमार पड़ गई सितंबर में और 20 गाय की मृत्यु हो 20 गाय की मृत्यु हो गई मतलब नुकसान हो गया 20 गाय का, ठीक है। और उसको 1 अक्टूबर को क्या करा है रिप्लेस करा परचेज करा 20 रिप्लेसमेंट के नाम पे परचेज करा है और 21,000 ईच, ठीक है, ये ध्यान रखना ईच है। मतलब हर गाय को परचेज करने में 21,000 लगे हैं और सारे गाय जो है एज हमें अब देखना है, एज इम्पोर्टेंट है। तो सारे जो है 1 साल के हैं, ठीक है, 1 साल के हैं गाय। ओके, उसके बाद बोल रहे कि 31 मार्च को ना 1,000 लीटर भी है, मतलब दूध भी है हमारे पास। और दूध की जो है वो फेयर वैल्यू मार्केट प्राइस जो है वो 20 रुपये पर लीटर है, लेकिन सेलिंग कॉस्ट हमारे लग जाएंगे 1 रुपया। तो ये तो ऐसे देखो, मिल्क तो ऐसे देखो क्या कि फेयर वैल्यू मतलब इतना है, फेयर वैल्यू मतलब मार्केट प्राइस में से 1 रुपया लग जाएंगे। तो 1,000 लीटर है और हमारे 1 रुपये लग जाएंगे। तो अगर देखें तो 19,000 जो है वो मिल्क गाय मतलब दूध का जो है वो इन्वेंट्री में आएगा। उसके बाद बोल रहे कि बाकी कुछ चेंजेस वगैरह है नहीं, बोल रहे कि उसके बाद रिलेटेड जो है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दिया हुआ। अच्छा, अलग अलग दिया हुआ है इस बार। ये देखो कॉस्ट टू सेल दिया हुआ है ये, और ये फेयर वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि माइनस करना पड़ेगा, हमें हमें तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल चाहिए ना। तो जो भी फेयर वैल्यू होगा उसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि जो हमारे पास गायें पड़ी थी ना 500, 3 साल की पड़ी थी। तो 3 साल की पड़ी थी, तो 3 साल की ये रहा 3 साल की। तो 1 अप्रैल की वैल्यू क्या था 27,000। मतलब फेयर वैल्यू इतना था, कॉस्ट टू सेल इतना था। मतलब ये कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ है, हाँ, यहाँ पे जो है वो 27,000 में से अगर 1,000 माइनस करो तो मतलब 26,000 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है और 5 सा गायें हैं। मतलब कितना था, 26,000 था क्या? 27,000 था और माइनस 1,000 मतलब 26,000। मतलब यहाँ पे इसकी बायोलॉजिकल एसेट्स की वैल्यू कितना है 500 इतना और इतना 26,000 सॉरी। तो देखा जाए तो 130 लाख करके आ रहा है, अरे बहुत बड़ा अमाउंट आ रहा है। 130 लाख करके आ रहा है, ठीक है, इतना अमाउंट आ रहा है। बायोलॉजिकल एसेट है, उसमें से 20 गायें मर गई, ठीक है। तो प्रोपोर्शनेट जो जो भी आएगा ना उतना हिस्सा को हम क्या कर देंगे, डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। डी रिकॉग्नाइज मतलब बुक से हटा देंगे उतना एसेट का, क्योंकि हमारे पास बायोलॉजिकल एसेट डेबिट पड़ा हुआ है ना इतना, तो हम क्रेडिट कर देंगे, क्या क्रेडिट कर देंगे। और ये इतना का नुकसान हो रहा है ना, तो देखो पहले तो अगर एंट्री की बात करें तो जो भी होगा लॉस ऑन डेथ होगा ना, जो भी लॉस ऑन डेथ। और टू बायोलॉजिकल एसेट की बात करें तो बायोलॉजिकल एसेट कितना आएगा 130 लाख जो है, 130 लाख कितना मतलब 500 गाय की वैल्यू थी, तो 20 गाय की वैल्यू कितना होगा, तो डिवाइडेड बाय 500 इंटू 20, मतलब 5,20,000 का यहाँ नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है 5,20,000 का यहाँ लॉस आ रहा है। तो ये 5,20,000 का आ गया लॉस, ठीक है। उसके बाद परचेज करा है 1 साल का, 1 साल वाले गाय का 21,000 में इसने परचेज करा है और 20 गाय नंबर ऑफ ये है। तो ये बढ़ के ये जो है वो मतलब 1 अक्टूबर को परचेज करा है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब जो है ये 31 मार्च को ना ये 1.5 ईयर्स के हो जाएंगे। इसकी एज 1.5 ईयर्स हो जाएंगी, मतलब ईयर एंड पे, क्योंकि ये 1 अक्टूबर को परचेज करा है 20 गाय। तो 1.5 ईयर्स वाले हैं, ये रहा, ये 1.5 ईयर्स वाले हैं ना। और 31 मार्च को क्या होगा इसकी वैल्यू, ये है वैल्यू, और इसकी मतलब ये मतलब सेलिंग कॉस्ट लगेगा। तो अगर देखिए तो 23,500 माइनस 1,100, मतलब 22,400 जो है ये वैल्यू आ रहा है। मतलब इस जो 20 जो है रिप्लेसमेंट वाले जो गाय है इसकी वैल्यू आ रही कितना आ रहा है 20 इंटू कितना 22,400, 22,400 इंटू 20,
4,48,000 इसकी वैल्यू आ रही है, जो हमने परचेज़ करा है ना बायोलॉजिकल एसेट। तो इसकी एंट्री अगर बात करेंगे तो बायोलॉजिकल एसेट दिखा देंगे 4,48,000 का, टू बैंक से दिखा देंगे, ठीक है। बैंक से दिखा देंगे, जितना बैंक से दिखाएँगे 21,000 के हिसाब से जो भी 20 करा है, वो बाकी जो होगा वो लॉस या प्रॉफ़िट जो भी होगा, क्योंकि 22,400 आ रहा है और हमने 21,000 करके ही पेमेंट करा, मतलब गेन आ रहा है, मतलब गेन कितना आएगा, 22,400 माइनस 21,000 इंटू 20 करा है, तो 28,000 का जो गेन आएगा वो भी गेन भी आ जाएगा, गेन भी आ जाएगा 28,000 का, ठीक है। बस इतना ही था, बस इतना ही था। बोल रहा है कि जर्नल एंट्री पास करो और अमाउंट जो है इन्वेंट्री कोई है, तो इन्वेंट्री तो है वो 19,000 का इन्वेंट्री। देखो इसका आंसर, बस उसमें इतना ही था। ये देखो जर्नल एंट्री दिया हुआ है कि क्या दिया है कि 20 गाय की मृत्यु हो गई, तो इसका वैल्यू हमने 5,20,000 हमने भी निकाला था, और 5,20,000 कैसे आया वो भी देख लो कि मतलब उसकी टोटल वैल्यू थी 500 गाय की वैल्यू थी, मतलब 130 लाख आया था ना, 130 लाख आया था। तो और 3 मतलब 1 अप्रैल को, और उसमें से मतलब उस 500 गाय में से 220 गाय मर गई, तो उसका वैल्यू 5,20,000 आया था। 5,20,000 तो हमारा भी आया था, और हमने एंट्री भी करा था लॉस ऑन बायोलॉजिकल एसेट्स को डी-रिकॉग्नाइज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करा है, बायोलॉजिकल एसेट इसने परचेज़ करा है, ठीक है। परचेज़ करा है 20, तो 4 लाख का आ रहा है, और लॉस आ रहा है 20,000 का, 4,20,000 बैंक से 4,20,000 जा रहा है। एक सेकंड इसको देखते हैं, 1 अक्टूबर वाले को, और 1 अक्टूबर वाले को जो है वो लॉस आ रहा है 2,88,000 का, और 48,000 का जो है वो गेन आ रहा है, ठीक है। और इन मिल्क में इन्वेंट्री दिख रहा है 19,000 का। अच्छा वर्किंग देख लेते हैं, यहाँ से पता चल जाएगा सारा कुछ। देखो 500 गाय थे, 3 साल वाले थे, 26,000 130 लाख ये हमने निकाला था, उसमें से 5,20,000 डेथ हो गई, और 4 लाख जो है वो 1 अक्टूबर को हमने परचेज करा था। 1 सेकेंड, 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर कौन सी थी, 1 अक्टूबर ये रहा, 1 अक्टूबर को हमने 1 साल वाला के परचेज करा था, और जो 21,000 में हमने परचेज करा था, लेकिन उस डेट पे अगर 1 साल वाले को देखें तो उसकी वैल्यू कितनी थी, 1 साल वाले को अक्टूबर 21,000 थी, ठीक है। 21,000 थी, और 1,000 कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट लग गया, तो 20,000, तो 20,000 इंटू 20 मतलब 4 लाख का बायोलॉजिकल एसेट, और हमने 21,000 इंटू 20, 21,000 इंटू 20 पेमेंट करा, हमने 4,20,000, मतलब हमने एक्सेस पेमेंट करा 20,000 का, तो वहाँ भी नुकसान आ रहा है हमारा। तो 28,000 का तो वहाँ आ रहा था, और 20,000 का इधर, तो 48,000 ऐसे दिख रहा। ओके, यहाँ पे आते हैं। तो 1 अक्टूबर को हमने क्या करा है, मतलब 1 साल वाले जो है वो जी टेबल बनाने का है तो बना लेना, मतलब वो ज़रूरी तो है नहीं, खामखा मतलब मेहनत लग गया। तो अब वैल्यू बच गई 1,28 की, ठीक है। उसके बाद ये जो है वो ये बैलेंस शीट में जाएगा ना, ये जो वैल्यू आएगा, मतलब ये इतना आ रहा है ना, और 1,28 और 80, ठीक है, ओके। और जो है क्लोजिंग पे हमारे बच कितने गए, इसमें से अगर देखें तो कितने बच गए, 480 बच गए, और नए वाले में जो है वो 20। तो ये जो होगा वो क्या होगा, ये 4 साल का हो जाएगा, पहले 3 साल का था, अब जो है वो 4 साल का हो जाएगा। उसके बाद ये जो है 1 साल का था, तो ये डेढ़ साल का हो जाएगा, क्योंकि 6 मंथ्स बाद है, ठीक है। ये 1 अक्टूबर से, और ये 1 अप्रैल से, और उसकी फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल दिया हुआ है, तो उसकी वैल्यू निकल जाएगी, ये बैलेंस शीट में जाएगा ये आइटम, ठीक है, बायोलॉजिकल एसेट में, ठीक है। और इतना ही था क्या, अच्छा एंट्री देख लेते हैं। एंट्री जो है, एंट्री कैसे है, ये तो चलो 4, देखो 4 लाख, मतलब 4 लाख जो थे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल था, मतलब 20,000, और 20 का ही हमने परचेज करा, तो 20,000 इंटू 20 करके 4 लाख आ रहा है, और ये हमने पेमेंट कितना करा था, 21,000 करके पेमेंट करा था, तो बाकी जो एक्सेस पेमेंट करा था वो तो लॉस हो गया।
उसके बाद अगर लॉस ऑन रीमेजरमेंट की बात करें तो ये 288 कैसे आ रहा है वो देखते हैं। ये 1 अक्टूबर का आ रहा है, ठीक है। 13 लाख का ये बायोलॉजिकल एसेट आ रहा है, जिसमें से 5,20,000 जो है वो जिसकी डेथ हो गई थी। ओके, डेथ हो गई थी और हमारे पास बच कितने रहे हैं? ये इतना, ये कायदे से ना 1 अक्टूबर को नहीं, 31 मार्च को होना चाहिए। 31 मार्च को हमारी वैल्यू इतने आ रही है 1,21, ठीक है। और वहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये लॉस जब रीमेजरमेंट होगा तो वो ईयर एंड पे भी होगा, 31 अक्टूबर पे नहीं होगा, 31 मार्च पे होगा, ठीक है। और यहाँ पे रीमेजरमेंट पे आ रहा है 48,000। 48,000 क्यों आ रहा है? क्योंकि 4,48,000 अब वैल्यू हो गई। 4,48,000 पहले 4 लाख का हमने परचेज करा था, तो डेट गलत दिया होगा, ठीक है। तो ये 31 मार्च होगा। उसके बाद एक बच रहा है 3 देख लेते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में करना कवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आएंगे तो इसमें से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। परचेज कराया 100 बकरी, इस बार बकरी परचेज कराया, गाय ने, गोट्स, और 1 लाख में करा है और 30 सितंबर को करा है। और सब्सिक्वेंट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है 1,000 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रहा है। और उसके अलावा 2% सेलिंग फीस भी लग रहा है जो इनकट करना पड़ रहा है सेलर के द्वारा, फिर ठीक है, सेलर के द्वारा कर रहा है। 31 मार्च पे आते हैं। 31 मार्च पे देखें तो उसकी वैल्यू जो है वो एक अब जो है बढ़ के 1,10,000 हो गई, जिसमें से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 1 लाख जो इनकट करेगा सेलर और ऑक्शनर फी। तो अगर देखा जाए इतना हिस्सा तो हमने ऑलरेडी कवर कर रखा था, पहले भी इतना हिस्सा तो हमने ऑलरेडी कवर कर रखा था, ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। आगे देखते हैं। ऑन 1 जून, अच्छा, इसने अब जो है इसने बेचा है 18 बकरी, इसने बेच दिया 20,000 में, जिसमें इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसका लगा है 150 रुपये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और 2% जो है वो अलग से फीस लगा है, इसने पेमेंट करा है। उसके बाद 15 सेट ये जून में है, ठीक है। 15 सितंबर को फेयर वैल्यू दिया हुआ है। चलो, फेयर वैल्यू तो हमें 15 सितंबर की ज़रूरत नहीं है, हम देखेंगे ईयर एंड पे रिपोर्टिंग पीरियड अगर कुछ होगा तो देखेंगे, चाहे वो इंटरिम हो चाहे फाइनल हो, जो भी हो। तो इस 42 गोट्स वर स्लॉटर्ड ऑन दैट डे। स्लॉटर्ड मतलब होता है कि कत्लेआम कर दिया, मतलब मार दिया। उसका टोटल खर्चा हो गया 4200, ठीक है। और कारकास मतलब होता है कि उससे जो मांस निकलते हैं ना, मार के। देखो, मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं तो ये सिखाता नहीं, तो इसीलिए थोड़ा सा अजीब लगता है। तो जो कार्कास होते हैं ना कि उसे मार के जो निकालते हैं वो मांस, उसकी वैल्यू दिया है 48,300 दिया हुआ है। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दिया हुआ है कार्कास का जो 420 दिया हुआ है, बाकी कोई एक्सपेंस नहीं हुआ है। और 30 सितंबर को जो रिमेनिंग 40 गोट, एक सेकेंड, 100 गोट था जिसमें से 18 को हमने बेच दिया। एक सेकेंड, 100 माइनस 18, 82 बच गया। उसमें से 42 गोट्स को मार दिया तो 40 गोट्स, हाँ 40 गोट्स बच रहे हैं। ये कैसे आ रहे हैं? तो 100 था माइनस 18 गोट्स इसने सोल्ड कर दिया और 42 का इसने मर्डर कर दिया, ठीक है। तो इतना आ रहा है 44,800 रिमेनिंग गोट का मार्केट प्राइस इतना आ रहा है। और उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 400 लग जाएंगे और 2% अलग से फीस भी लग जाएंगे। बोल रहा है कि जर्नल एंट्री क्या होगा, और चाहे इनिशियल रिकॉग्निशन हो, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मतलब रीमेजरमेंट हो। अच्छा, अब देखो, यहाँ इंटरिम पीरियड भी दिया है, मतलब 30 सितंबर दिया है, 31 मार्च दिया है। मतलब ये है कि अब हमें जो रीवैल्यू करना पड़ेगा ना, रीमेजरमेंट करना पड़ेगा, वो 30 सितंबर पे भी करना पड़ेगा और 31 मार्च पे भी करना पड़ेगा। तो
जो रीमेजरमेंट गेन या लॉस आएगा वो 2 आएगा, ये एक तो यहाँ भी आएगा, एक यहाँ भी आएगा, इसीलिए ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखो 30 सितंबर को तो परचेज करा है और 30 सितंबर है ना इंटरिम पीरियड है। 30 सितंबर को करा है, 1 लाख इसने 100 गोट पे 100 गोट लिया है और उसने मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतना 1 लाख इतना 2% इतना। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल की बात करें, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल तो कितना आएगा? मुझे लगता है कि 1000 माइनस 2% 98 माइनस 1 97,000 ये तो यहाँ पे इतना आ रहा है 97,000। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ रहा है? यहाँ पे कितना आ रहा है? 1,10,000 माइनस 2% तो आ रहा है 1,10,000 माइनस 2% माइनस 1,000 लगेगा तो 106। यहाँ पे जो है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जो आएगा वो आ जाएगा 106,800। ये यहाँ पे इतना आ रहा है। तो फेयर वैल्यू एक तो यहाँ पे फेयर वैल्यू कितना आएगा? यहाँ पे आएगा तुम्हारा माइनस 97। 9800 का तो फेयर वैल्यू गेन यहाँ पे आ रहा है। और 31 जून को जो है इसने बेच दिया है, 18 गोट बेच दिया है 20,000 में। तो 18 गोट बेच दिया है तो देखो अगर 31 मार्च पे 1,06,800 था, 1,06,800 मतलब कितना वैल्यू था? मतलब 100 गोट की वैल्यू थी 1,06,800। इसमें से इसने 18 गोट बेच दी तो कितना वैल्यू है? मतलब जो भी इसने बेचा तो उसकी वैल्यू कितनी है? 1,06,800 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 18 मतलब 19,224 का इसने मतलब बायोलॉजिकल एसेट बेच दी। मतलब डी रिकॉग्नाइज करेंगे 19,224 का। और इसके पैसे कितने मिले? 20,000 तो यहाँ मिले, लेकिन इसके 150 रुपये यहाँ पे लग गया और 2% यहाँ पे लग गया। तो मतलब इसको पैसे कितने मिले? 20,000 में से अगर 2% माइनस करोगे माइनस 150, मतलब इसके पैसे 19,450 लगे। कॉस्ट जो है इसके, कॉस्ट ऑफ गुड्स बोलो, कॉस्ट ऑफ सेलिंग बोलो, जो भी बोलो, इसके कॉस्ट लग गए इतने 19,450। मतलब नेट में जो रियलाइजेबल हुआ 19,450 और ये रेवेन्यू 20,000 का हुआ। इसमें से खर्चे इसके 150 इधर लग गया और बाकी इधर लगे 2%। रेवेन्यू तो 20,000 का इसने बेचा है। तो 19,450 दिख रहा है और 19,224 जो है 19,224 जो है वो बायोलॉजिकल एसेट जो है उसकी मतलब डी रिकॉग्नाइज करेंगे तो गेन हमें दिख रहा है ऐसे। गेन है या लॉस है? एक सेकेंड। बायोलॉजिकल एसेट 19,224 है, 19,450 है। हाँ गेन ही दिख रहा है मुझे, तो 19,450 माइनस 19,224 मुझे 226 का गेन दिख रहा है यहाँ पे। ये पीएल में जाएगा 226, ठीक है। तो ये 226 पीएल में जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे अब जो है अब बच गया कितना? हमारे बच गए तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारे वैल्यू कितना आ गया? अब देखो 18 गोट तो बेच दिया है तो 100 में से अगर 18 माइनस करो 82 गोट्स हमारे पास यहाँ पे पड़े हुए हैं, 82 गोट्स। और 82 गोट्स की वैल्यू क्या होगी? तो 1,06,800 और उसमें से 19,224 हमने बेच दिया है तो 1,06,800 माइनस 1,06,800 माइनस 19,224 मतलब 87,576। इसकी वैल्यू जो है वो 87,576 इसकी वैल्यू इतना है। वैसे भी निकालोगे तो वही आएगा, जैसे 1,06,000 कितना है? 10,680 को अगर मल्टीप्लाइड करोगे 10,680 इंटू 82 वोट्स तो इतना ही, मतलब एक सेकेंड 100 नहीं है, 1,6,800 मतलब ये 100 वोट से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1068 आएगा। 1068 को अगर वैसे भी मल्टीप्लाई करो 82 से तो 87,576 ही आएगा, ठीक है। क्योंकि प्रोपोर्शनेट में कोई अंतर था नहीं, क्योंकि हम उसी प्रोपोर्शन में हमने मतलब गोट को बेचा था, क्योंकि कोई और एडजस्टमेंट थी नहीं। इसमें से 42 गोट्स इसने क्या करा है कि स्लॉटेड करा, मतलब काट दिया, ठीक है। अगर सीधे बात करूँ कि इसने काट दिया और उसको काटने के लिए मतलब 4,200 उसको कॉस्ट लगेगा। और ये जो है कारकास जो है ना वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो कारकास की जो है वो वैल्यू देखे
उसकी जो वैल्यू है वो 48,300 है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 420 है और बाकी कोई खर्चा है नहीं। तो 42 गोट जो इसने मतलब मार दिया है, तो इसको भी तो मतलब अगर देखा जाए तो बुक से हटाएँगे, इसको भी हटाएँगे। लेकिन टोटल 4200 तो ये लगा है, इसका खर्चा लगा है इधर, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मतलब 420 लगा है, मतलब टोटल खर्चा इसको कितना लगा है? 4620 इसको टोटल कॉस्ट लगा है। मतलब एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और एक 420 लगा है, और कारकास की जो है वो मतलब उसका 48,300 का दिया है, वैल्यू दिया हुआ है। तो ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा, ठीक है? कारकास जो होगा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दिया हुआ है, और जो 48,300 माइनस 4200 माइनस 420, तो 43,680 इसका वैल्यू आ रहा है, ये इतना यहाँ पे ये आ रहा है। उसके बाद बोल रहे हैं कि जो रिमेनिंग 40 फुट है उसकी वैल्यू दिया हुआ है 44,800, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 400 और 2%। तो यहाँ पे अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकाले 31 सितंबर को अगर निकाले तो कितना आ रहा है? एक तो 44,800 माइनस 2% माइनस 400, 44,800 माइनस 2% माइनस 400, 43,504 आ रहा है। 43,504 ये आ रहा है इसका जो बायोलॉजिकल एसेट की जो वैल्यू है, मतलब बाकी जो 40 गोट बची हैं उसकी वैल्यू इतना आ रहा है 43,504। बस ये है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, और देख लेते हैं हम एंट्री, उस हिसाब से एंट्री हो जाएगा। देखो बायोलॉजिकल एसेट जो है वो 97,000, और जो है बैंक से हमारे 1,01,000 गया, तो 4,000 जो है वो लॉस ऑन रिकॉग्निशन आ गए, ये आ गया। उसके बाद 31 मार्च जो सब्सिक्वेंट पीरियड है मेजरमेंट करा है इसने, और 9800 का गेन आया था, तो ये हमने भी निकाला था, 9800 का गेन आया था, ठीक है। 1,06,800 निकल के आया था, तो 97,000 की वैल्यू हमने ऑलरेडी कर रखी थी। उसके बाद यहाँ पे इसने बेचा है, ठीक है, और बेचा है तो यहाँ पे इसके गेन निकल के आया 226, हमारा भी गेन निकल के आया था। अच्छा, इसने ना बहुत सारी एंट्रियाँ कर रखी है। इसने क्या-क्या एंट्रियाँ कर रखी है कि कॉस्ट ऑफ सेल दिया, कॉस्ट टू सेल दिया 19,450, टू बायोलॉजिकल एसेट 19,450। फिर बैंक में दिया है, रेवेन्यू दिखाया गया है 20,000। इसने ना सेपरेट करके दिखाया गया है, ठीक है। इसने अलग-अलग सेपरेट करके दिखाया है इस चीज़ को। बट मुझे लगता है कि ये कुछ मतलब फालतू का है, मतलब फालतू का दिखा दिया है, इतना इतना नहीं दिखाना चाहिए। इसका जो मतलब यहाँ पे हमारा कितना आया था, 19,450 आया था, 19,450 ये रहा, 19,450 आया था, और 19,224 की वैल्यू आई थी, तो 19,224 19,450। तो हमें सिंपल एंट्रियाँ ऐसे रखनी थी। बैंक में हमारे कितने आए थे? 19,450 आया था। बैंक में हमारे आए थे 19,450 आया था, जो मतलब 20,000 में से जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह, और जो एग्रीकल्चर मतलब जो बायोलॉजिकल एसेट गए थे हमारे, वो 19,224 के गए थे, ठीक है। तो बाकी जो होगा वो गेन आया था 226 के। तो ये होना चाहिए, ये एक सिंगल होना चाहिए, मतलब एंट्री होना चाहिए, जिसको इसने अलग-अलग तरीके से दिखाया है, ठीक है। तो वैसे अगर नेट करोगे तो नेट भी इसको इसके हिसाब से इतना ही आ रहा है। देखो बायोलॉजिकल एसेट इसने 19,450 के करे हैं, ठीक है। इसने डी-रिकॉग्नाइज़ करे हैं, और 226 के फिर से इसने डेबिट करे हैं। तो नेट में इतना ही आ रहा है, 19,224 ही बायोलॉजिकल एसेट आ रहा है जो क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो इतना क्यों दिखाना? और बोल रहा है कि रेवेन्यू इसका 20,000 आ रहा है, सेलिंग एक्सपेंस ये 550 आ रहे हैं। ठीक है, अगर अगर बाइफरकेट करके लिखना हो तो ये भी लिख सकते हो। बाकी एक सिंगल एंट्री जो है वो ये परफेक्ट है। उसके बाद क्या करा इसने, 15 सितंबर ट्रांसफर टू गोट टू इन्वेंट्री ऑन 15 सितंबर। एक सेकेंड, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, एक बार देख लेता हूँ। ये 3 था ना?
हाँ 3 था। इसमें से क्या था? अच्छा ये 15 सितंबर ये स्लॉटेड वाला। इतना क्यों करना है? यहाँ पे अगर दिख रहा है 43,504 की वैल्यू आ रही है और पीछे हमारे पीछे मतलब कितना हमने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज करा था, तो जो डिफरेंस होगा उसको रिकॉग्निशन जो भी गेन में डाल देंगे। 43,504 का आ रहा था ना हमारे एसेट की वैल्यू, बायोलॉजिकल एसेट की वैल्यू। और एक सेकेंड, 97,000 इधर आ रहा है, 1,06,800 इधर आ रहा है, 1,06,800 इसमें से 1,06,800 और 1,06,800 इसमें से 19,224 बायोलॉजिकल एसेट्स गए। 1,06,800 1,06,800 में से हमारे 19,224 के बायोलॉजिकल एसेट हमारे डी रिकॉग्नाइज हो गए। तो कितना आ रहा है? 1,06,800 माइनस 19,224 मतलब 87,576 87,576 का ये एसेट हमारे पास बच रहे हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल एसेट बच रहे हैं, लेकिन अब उसकी वैल्यू कितनी है? 43,504 आ रहा है। अच्छा इसने काटा भी तो है, ये तो 87,576 कहाँ पे आ रहा है? ये 82 गोट्स का आ रहा है, तो और 42 गोट्स को इसने मार भी दिया है। 42 गोट्स को इसने मारा भी है। 19,450 ये जो है वो ये 82 गोट्स का है। ठीक है, ये 82 गोट्स का है। ये था कितना था? ये था तुम्हारा ये 100 का था। ये 100 गोट्स का था और ये जो है वो 18 गोट्स का था। ठीक है, तो ये हो गया 82 गोट्स का। तो 82 गोट्स का 87,576 था, तो 87,576 था 82 का। तो कितना कितना इसने मर्डर करा है? 42 मर्डर करा है। तो 42 की वैल्यू क्या होगी? तो 87,576 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 82, तो 44,856 ये वैल्यू आ रहा है। बट 44,856 इतना आ रहा है। तो बायोलॉजिकल एसेट दिखा दिया इसने 44,856, इसने अलग से ये स्लॉटरिंग कॉस्ट दिखा दिया। चलो इसे हटाओ। 43,504 ये 44,856 आ रहा है। और एक सेकेंड, यहाँ पे हमारे कितने आ रहे थे? 43,504। 43,504 43,504 44,856। इन्वेंट्री भी दिख रहा है। इन्वेंट्री इसने क्या करा है? स्लॉटरिंग कॉस्ट, वो कारकास वाला था ना, उसको इन्वेंट्री में दिखाया इसने। और इसने क्या करा है? 43,504 हमने निकाला था ना, जो हमने सब्सिक्वेंट रीमेजरमेंट करा था। उसमें से बोल रहे कि 1,06,000 और ये जो था इसको नेट में दिखाओ ना, ये 19,224 वाले थे और उसमें से 44,856 जो है वो और चला गया। तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो 784 का मतलब गेन आ रहा है। 43,504 होना चाहिए, बट हमारे पास ऑलरेडी कितना रिकॉग्नाइज है? 1,6,8 माइनस 19,224 और देखो 1,6,8 ये 100 गोट का हो गया। इसमें से 19,224 ये 18 गोट चले गए। इसमें से 44,856 42 गोट्स और को इसने मर्डर कर दिया। तो अब इतना कितना बच रहा है? 1,6,8 माइनस 19,224 माइनस 44,856 मतलब 42,720 बच रहा है। मतलब ये इतना वैल्यू आ रहा है, लेकिन जब हमने रीमेजर करा है अपनी उस फेयर वैल्यू पे, तो वहाँ पे कितना आ रहा था?
वहाँ पे इतना 43,504 आ रहा था, ठीक है, 43,504 आ रहा था जब हमने रीमेजर करा था। मतलब जब रीमेजर करा तो 43,504 आ रहा था। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना कितना बढ़ रहा है, तो 43,504 मतलब 784 जो है इंक्रीज हो रहा है। 784 इंक्रीज हो रहा है, मतलब बायोलॉजिकल एसेट इंक्रीज हो रहा है। तो बायोलॉजिकल एसेट को 784 से इंक्रीज कर देंगे और जो गेन होगा ये पीएल में चला जाएगा। बस ये है, एक बार मतलब कंप्लीट जो है इसका मतलब एक बार मैं फिर से मतलब एक बार बता देता हूँ, रिवीजन रिकैप करा देता हूँ। कि देखो 100 गोट इसने परचेज करा था, ठीक है, 1 लाख में परचेज करा था, 1000 इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकला था और 2% इसका सेलिंग फीस निकला था। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या होगा, 1 लाख में से 2% माइनस करूँगा सेलिंग फीस और 1000 जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो निकल के आएगा 97,000 जो है इसका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आएगा। कब कब का आएगा, 30 सितंबर का आएगा, ठीक है। और इसने पे कितना करा होगा, 1 लाख इसने परचेज करा होगा और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ने 1000 पेमेंट करा होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ सेलर ने पेमेंट करा है ना। तो 1,01,000 इसने पेमेंट करा होगा और 97,000 का वैल्यू है, तो निकल के आ जाएगा तुम्हारा जो 4 लाख का वो लॉस निकल के आ जाएगा। उसके बाद 31 मार्च को अगर देखा जाए तो वो जो है उसकी वैल्यू जो है बढ़ के 1,10,000 हो गई, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 1,000 हो गया, 2% जो है वो मतलब ऑक्शन पे हो गया जो कि सेलर पे करेगा। तो उसके वो निकल के आ गया फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। जब हमने रिवाइज करके निकाला तो 1,06,800 निकल के आया। तो फिर से हम मतलब पहले हमने रिकॉग्नाइज करा था 97,000, वहाँ से फिर बढ़ के जो है वो कितना मतलब 9800 का इंक्रीज हो रहा है। तो फेयर वैल्यू जो है लेस कॉस्ट टू सेल इंक्रीज कर रहा है 9800 से। तो 9800 से हम क्या करेंगे, बायोलॉजिकल एसेट इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, और जो गेन होगा वो पीएल में चला जाएगा। उसके बाद 18 गोट इसने बेच दिया है, 20,000 पे बेच दिया और 150 का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगाया, 2% ऑक्शनियर फी लगाया, ठीक है। तो इसके नेट में पैसे कितने 19,450 आ रहे हैं। 20,000 में से 10% माइनस करोगे 150 माइनस करोगे, मतलब इतना इसका आ रहा है। लेकिन मतलब जो बायोलॉजिकल एसेट था, मतलब ये 18 गोट था, 18 बकरियां थी, उसकी एक्चुअल में वर्थ कितनी थी, तो 1,06,000 का जो बुक में कितना वैल्यू था उसका, 1,06,000 पे हमने दिखाया था 100 गोट, लेकिन 18 गोट की वैल्यू क्या होगी, तो प्रोपोर्शन निकाल देंगे तो उसका मतलब कितना आया था, 19,224 प्रोपोर्शन में आया था। तो 19,224 को हम डी रिकॉग्नाइज करेंगे, मतलब क्रेडिट करेंगे टू बायोलॉजिकल एसेट 19,224, और बैंक में आया था 19,450, तब बैंक में दिखाएंगे बैंक 19,450। जो डिफरेंस आ रहा है 226 को, उसको जो हम दिखाएंगे जो डिफरेंस आ रहा है वो गेन में आ रहा है, 226 का जो है वो गेन आ रहा है, तो गेन जो है वो पीएल में दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इसने क्या क्या 42 गोट्स को इसने क्या क्या मर्डर कर दिया, ठीक है, मर्डर कर दिया, और मर्डर करवाने में इसके खर्चे आए 4200 खर्चे आए। उसके बाद उससे उसने कारकस निकाला 48,300 का। कारकस जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, और कारकस का जो कॉस्ट आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रहा है 420। तो अगर देखा जाए, अगर उसको बाइफरकेट करके अगर लिखना हो तो 4,200 तो ये कॉस्ट हो गया, 420 ये कॉस्ट आ गया, तो टोटल कॉस्ट देखे तो 4,200 प्लस 420 जो भी कॉस्ट आ रहा है वो टोटल कॉस्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद हो गए 30 सितंबर की बात करें तो बच गया बस 40 गोट्स बच गए। क्यों? क्योंकि 100 गोट थे, उसमें से 18 गोट उसने बेच दी और 42 गोट पे इसने मर्डर कर दिया। और उसकी वैल्यू बोल रहे 44,800 है, जिसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जिसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि हमें वैल्यू करना पड़ता है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाएगा 400 लग जाएगा, 2% ऑक्शनर फी जो कि सेलर पेमेंट करेगा। तो उसका जो निकल के आ रहा है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकल के आ रहा है वो 43,504 निकल के आ रहा है। ये तो आ रहा है 40 गोट्स का, ये जो रीमेजरमेंट करेंगे, बट बुक्स में कितना वैल्यू दिख रहा है, मतलब ये 40 गोट्स का, तो 40 गोट्स का कितना दिख रहा है, 1,06,800 जो है वो 100 गोट का था। इसमें से 19,224 जो है इसने बेच दिए, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। 42 जो गोट इसने बेचा है, तो उसका जो अमाउंट हमने निकाला था वो भी माइनस हो जाएगा। तो और बाकी जो डिफरेंस होगा वो जो है वो मतलब गेन या लॉस जो भी होगा वो चला जाएगा उसमें। ये देखो, जो 1,06,800 में 100 गोट था, और 19,224 जो है वो 18 गोट को जो हमने बेचा, तो वैल्यू बच गई 87,576 जो 82 गोट्स का है, और हमने 42 गोट्स को मतलब मर्डर करा, तो उसकी वैल्यू आ गई उस हिसाब से प्रोपोर्शन में आ गया 44,856।
और तो मतलब बुक में कितनी वैल्यू अब रह गई 42,720 और जो हमने रीमेजरमेंट करा वो तब आया 43,504। तो जो डिफरेंस आ रहा है मतलब गेन हो रहा है, जो इंक्रीज हो रहा है बायोलॉजिकल एसेट वो 784 से इंक्रीज हो रहा है। तो बायोलॉजिकल एसेट्स को 784 से बढ़ा देंगे और जो गेन जाएगा वो पीएल में चला जाएगा 784। तो यहाँ पे होते कंप्लीट इंड S41 और सारे कॉन्सेप्ट और जो भी क्वेश्चन थे इंक्लूडिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा 2 बार। बाकी ईजी है इंड एस। तो यहाँ पे हमारा होता है कंप्लीट रिवीजन, कंप्लीट काफ़ी डिटेल में ही रिवीजन हो गया और यहाँ पे होते हैं कंप्लीट।